देखिए, प्रशांत किशोर जी, राजनीति की भाषा में कृतज्ञता की बात तो नहीं की जाती है, लेकिन अवसरवादिता की एक जीती जाती मिसाल है। एक बार तो उन्होंने पीएम मटेरियल तक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बताया। कई अवसरों पर उन्होंने नीतीश कुमार जी की शान में कसीदे कढ़े हैं। और ये सच है कि आज जो भी वजह हो, आज उनके जो बयान हैं बेहद निम्न स्तरीय हैं और इनका संज्ञान भी लिए जाने की स्थिति नहीं है। जहाँ तक लंबी बातें वो कर रहे हैं, अब तक वो बहुत ही स्थापित नेताओं की ब्रांडिंग करते रहे हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2015 के महागठबंधन को लेकर उन्होंने जो भी काम किया हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात मॉडल को लेकर के काफ़ी चर्चा में थे। उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब उनके चुनाव अभियान में प्रशांत जी शामिल हुए थे, और बाद में भी जिन लोगों के लिए भी उन्होंने काम किया सारे बड़े कद के नेता थे। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी की खुद की हैसियत राजनीति में क्या है, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, दूसरों पर सवाल दागने के पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि अब तक उन्होंने पैसे लेकर के चुनाव का प्रबंधन करने का काम किया है दूसरे दलों के लिए। जनता उनसे ये सवाल अभी जरूर जब वो चुनाव के मैदान में जाएंगे तो ये पूछेगी, और अभी तो बिहार की राजनीति में उनका कोई वजूद ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वो अब कमजोर प्रधानमंत्री है और उनका जो अलाइज है नीतीश और नायडू के साथ, वो आने वाले समय में जो 9 राज्यों में चुनाव होंगे अगले 1.5 साल में, उस पर निर्धारित करता है कि ये लोग रहेंगे या फिर छोड़ देंगे। उन्हें अपने सेहत की चिंता करनी चाहिए। नवजात शिशु हैं वो राजनीति के क्षेत्र में, और जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सवाल पर वो जनादेश को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की एक असाधारण घटना है जब किसी गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार तीसरी बार देश ने मोदी जी को उनकी सेवा का अवसर प्रदान किया। दूसरी तरफ ये एक प्रीपोल अलायंस है। प्रीपोल अलायंस का अर्थ है कि ये साथी चुनाव के बाद, परिणाम के बाद जोड़ तोड़ से नहीं जोड़े गए हैं। इनको मिलकर के ही एनडीए ने जनादेश मांगा था। इसीलिए इस तरह के बयान केवल उनकी हताशा और बौखलाहट, जो बिहार की जमीनी सच्चाई से जब वो रूबरू हो रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है, तब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। आरजेडी में नीतीश कुमार की सरकार ने जो स्मार्ट मीटर लगाया है उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तेजस्वी भी ट्वीट कर रहे हैं कि ये तो चीटर वाला काम किया जा रहा है बिहार के लोगों के साथ। देखिए, एक बात तो बिहार की जनता को भी समझ लेनी चाहिए। लालटेन युग से बिहार आगे आया है। 19 वर्षों में आज बिहार के हर घर में बिजली है। आज 8000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है, खपत होती है। दूसरी तरफ जिस समय नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली थी, उस समय बिहार अंधेरे में डूबा हुआ था। लालटेन की रोशनी में लोग जीते थे। 700 मेगावाट की खपत थी, और जो आपूर्ति होती थी उसका एक हिस्सा नेपाल को भी बिहार सरकार देती थी। अब स्मार्ट मीटर को लेकर वो लोगों को गुमराह करने के पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में और उनके परिजनों के जो 3 मीटर्स लगे हैं उनको क्यों नहीं हटवा लेते हैं। अगर परंपरागत मीटर और जो स्मार्ट मीटर है, दोनों की रीडिंग में फर्क हो जाए तो हमारी खुली चुनौती है कि तब वो चीटर मीटर जैसे वो संज्ञा देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन दरअसल ये ज़्यादा किफ़ायती है, लोगों को इससे खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, और सब कुछ उपभोक्ता के हाथ में है। इसीलिए इस तरह के जो भ्रामक आरोप हैं वो उनके जिम्मेदारी भरे हुए पद पर बने रहने के बावजूद उनसे ये अपेक्षा बिहार की जनता नहीं करती है। आज जेएनके में तीसरा और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, क्या नतीजा आप लोग देख रहे हैं जेएनके में जिस तरीके से? देखिए, पिछले 2 चरणों में जिस तरह से मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता हैं,
लोकतंत्र के इस महान पर्व में जिस तरह से कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोगों ने खुलकर मतदान करके ये बताया है कि बदलते भारत में कश्मीर की जो भूमिका है उसको वो स्वीकार करते हैं। रोजगार चारों तरफ जिस तरह से उम्मीदें कायम है, वहाँ जो परंपरागत क्षेत्र में रोजगार जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से बाजार, एक वैश्विक बाजार कश्मीर के कारीगरों को मिल रहा है, पर्यटन के मानचित्र पर कश्मीर उभरा है, निसंदेह ये चुनाव कश्मीर को और मजबूत बनाएगा और भारतीय लोकतंत्र में उनकी शक्ति और प्रबल होगी।